गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। क्लासेस कैसी जा रही हैं? बहुत बढ़िया सर। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर रिटर्न ऑफ इनकम का। सर लेक्चर नंबर 1 में अपने ने क्या पढ़ा था, फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग पढ़ के आए थे क्या? लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग पढ़ के आए थे अपना सबसे पहले 139 सबसेक्शन 1। 139 सबसेक्शन 1 अपने को क्या कह रहा था? कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सर किस किस व्यक्ति को रिटर्न कंपल्सरीली फाइल करनी रहेगी? पहला व्यक्ति, क्या कंपनी को हर केस के अंदर अपनी रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरी फाइल करनी पड़ेगी? यस सर, हर केस के अंदर एक कंपनी को अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, चाहे उसको इनकम हो, चाहे नुकसान हो, चाहे कुछ भी काम ना किया हो तो भी उसको क्या अपनी रिटर्न फाइल करनी रहेगी? यस सर। फिर हमने बात करी थी फर्म एलएलपी के रिगार्डिंग, क्या उनको भी अपनी रिटर्न फाइल करनी रहती है? यस सर, उनको भी अपनी रिटर्न फाइल करनी रहती है। फिर हमने अदर एसेसीज के रिगार्डिंग बात कर ली थी। अगर अदर एसएससी की टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तभी उन लोगों को अपनी रिटर्न फाइल करना रहेगा। फिर अपने ने बात करी थी टोटल इनकम का मतलब। टोटल इनकम का मतलब सर होता कुछ भी नहीं। टोटल इनकम का मतलब सिंपल सी है, टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 की डिडक्शंस को घटाने से पहले एंड 54 की सीरीज की एग्जम्पशन को लेस करने से पहले अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तभी आपको रिटर्न फाइल करना है। अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो आपको कंपल्सरी फाइल नहीं करना, बट अगर आप चाहते हो वॉलंटरी रिटर्न फाइल करना तो क्या फाइल कर पाओगे? यस सर। बट यहां पर अपने को एक चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है सर? यहां पर अपने को जो ध्यान रखनी है, यहां पर अपने को ये चीज ध्यान रखनी है, कैपिटल गेन वाले हेड की सारी एग्जम्पशंस खत्म नहीं करी, केवल और केवल मतलब सारी खत्म कर दी है। एक एग्जम्पशन छोड़ी गई है 54 ई की, यानी 54 ई की स्टार्टअप फंड्स वाले के। अगर अपन कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं स्टार्टअप फंड्स के अंदर, कैपिटल गेन के अंदर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप एक बार पढ़ लेना। 54 ई के अंदर अगर आपको कोई एग्जम्पशन मिलती है तो क्या उसका इफेक्ट देना है? यस सर, उसका कंप्लीटली इफेक्ट देना है। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। फिर पॉइंट नंबर 4 के अंदर अपने ने पढ़ा था एक रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर किसी एसेट का जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेट करती है उसका बेनिफिशियल ओनर है या बेनिफिशियरी ओनर है, बेनिफिशियरी है या बेनिफिशियल ओनर है, या फिर कोई ऐसे अकाउंट जिसका वो बंदा सिग्नेटरी है या साइनिंग अथॉरिटी जिसके पास उस व्यक्ति के पास है, तो उसको भी अपनी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी रहेगा। फिर हमने फाइनेंस एक्ट 2019 से कुछ एक अमेंडमेंट्स आई थी, उनके बारे में बात करी थी पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 के अंदर क्या बात करी थी? अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अमाउंट अपने एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा देता है, अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अमाउंट अपने करंट अकाउंट एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट के अंदर अगर डिपॉजिट करवा देता है तो उसको भी निश्चित तौर पर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर एक व्यक्ति 2 लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा करता है, चाहे अपनी फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा करे या अपनी फैमिली मेंबर्स के, किसी भी व्यक्ति की फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा करता है तो उसको भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी रहेगा। फिर थर्ड पॉइंट में अपने ने क्या पढ़ा था? अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए से ज्यादा की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है तो भी क्या उसको रिटर्न फाइल करना रहेगा? यस सर, उसको रिटर्न फाइल करना रहेगा। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। फिर हमने बात करी थी सर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या होती है। ड्यू डेट्स के अंदर अपने ने देखा था अगर किसी एसएससी को 92 ई के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है तो उसके लिए 30 नवंबर। दूसरा एसएससी कौन था? कंपनी और कोई भी ऐसी फर्म या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, या फिर कोई भी वर्किंग पार्टनर ऑफ एज अबव सेड फर्म, मतलब कोई भी वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म whose books of accounts are audited under income tax act और एनी अदर लॉ। सर किसी भी कानून के अंदर, खाली इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी कानून के अंदर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होंगे, चाहे वेदर कंपनी लॉ में हो, चाहे जीएसटी के कानून के अंदर हो, चाहे इनकम टैक्स के कानून के अंदर हो, किसी भी कानून के अंदर अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं तो भी क्या आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? यस सर। और कब आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट कब रहेगी? 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आपको रिटर्न फाइल करनी रहेगी। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। एनी अदर केस मतलब कोई व्यक्ति ना तो 30 नवंबर तक आ रहा ना 30 सितंबर वाले क्राइटेरिया में आ रहा, तो उसको कब तक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक व्यक्ति को अपनी उस पर्सन को अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। फिर लास्ट के अंदर अपने ने एक पॉइंट और देखा था 234F। 234F क्या था? लेट फीस। सर पेनल्टी नहीं है, फीस है। सर पेनल्टी और फीस में फर्क होता है? यस सर, पेनल्टी और फीस के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? पेनल्टी
क्या असेसिंग ऑफिसर अपने पार्ट पर वेव भी कर सकता है? यस सर, बट फीस कभी भी वेव हो ही नहीं सकती। फीस इज अ कंपल्सरी ऑब्लिगेशन, फीस का हमेशा कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है, आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ये बात क्लियर है? यस सर। फिर मुद्दा आया किस चीज का कि सर फीस कितने रुपए की लगती है अगर अपन लेट फाइलिंग करें? तो लेट फाइलिंग करते हैं तो अपनी फीस लगती है, अगर मेरी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक की है तो अपने को फीस लगेगी 1000 रुपये की। बट सर अपनी तो टोटल इनकम, अपन तो अमीर आदमी, अपनी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है और मैंने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भर दी 31 दिसंबर तक, तो अपने के ऊपर फीस लगेगी 5000 रुपये। अगर मैं 31 दिसंबर तक भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता तो मेरे ऊपर फीस लगेगी 10,000 रुपीज की। इतनी बात क्लियर होती है? यस सर, निश्चित तौर पर इतनी बात अपने को क्लियर होती है। तो अब हम अपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर अपना कुछ एक आगे के प्रोविजंस को डील करते हैं। यस सर, 139 अभी तक कितना पढ़ चुके? 139 सबसेक्शन 1, 234F, 2 सेक्शंस अपने को क्लियर है। यस सर, अब अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1A। 139 1A के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ऑप्शन, यानी सर ऑप्शन है, कंपल्सरी नहीं है। ऑप्शन टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम टू एम्प्लॉयर, यानी अगर कोई एम्प्लॉई अपनी रिटर्न एम्प्लॉयर के पास भी फाइल कर सकता है, ऐसा ऑप्शन दे रहा है। सर ऐसा है क्यों? बहुत पुराना सेक्शन है, प्रैक्टिकली आज की डेट में इस सेक्शन की कोई रेलिवेंसी नहीं बनती, इस सेक्शन को एक्ट से डिलीट कर दिया जाना चाहिए इन माय पर्सनल ओपिनियन। बट सर नहीं हुआ तो नहीं है सेक्शन, मतलब हमारे सिलेबस के पार्ट है तो अपन पढ़ भी रहे हैं इस सेक्शन को। होता गया था पहले रिटर्न फाइल करना ना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी, रिटर्न फाइल करने मैनुअल रिटर्न फाइलिंग होती थी, जिसकी वजह से रिटर्न फाइल करने में टाइम बड़ा ज़्यादा लग जाता था। अच्छा सर, और बड़ी बड़ी इस कंपनी के अंदर तो लोग जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो एम्प्लॉयज़ अपने एम्प्लॉयर को बोलते थे कि सर मुझको रिटर्न फाइल करने जाना है, मेरे को 1 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरे को 2 दिन की छुट्टी चाहिए। इससे बड़ी समस्या हो रही थी एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर क्या कह रहा था, यार हर साल का तुम्हारा ड्रामा हो रहा है, रिटर्न फाइल करने जा रहा है, खुद से रिटर्न फाइल कर लो। वो एम्प्लॉय कहता था कि भैया मेरे को तो रिटर्न फाइल करनी आती नहीं। देन एम्प्लॉयर्स ने सीबीडीटी को एक बात कही, सीबीडीटी को एक अपनी समस्या बताई। क्या समस्या बताई कि सर हमारे एम्प्लॉयज़ हर साल एक निश्चित तारीख पर अपनी रिटर्न फाइल करने जाते हैं और किसी का कुछ भी नहीं पता, कोई भी कभी भी जा रहा है रिटर्न फाइल करने के नाम पर और बार बार छुट्टियां लेके आ रहे हैं। देन कुछ एक ऐसा प्रोविजन बनाओ कि वो व्यक्ति हमारे पास अपनी रिटर्न फाइल कर दे और हम आगे आपके पास रिटर्न फाइल कर दें। इससे बेनिफिट क्या हो गया कि एम्प्लॉय एकदम से रश आएगा नहीं साइट के ऊपर। यस सर, हुआ क्या, सीबीडीटी ने या लॉ मेकर्स ने एक नया कानून बनाया, नया प्रोविजन लेकर आए। नए प्रोविजन के अंदर उन्होंने क्या लिख दिया, एक एम्प्लॉय अपनी रिटर्न फाइल कर देगा, किसको, एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉय अपनी रिटर्न फाइल कर देगा एम्प्लॉयर को। सर अब रिटर्न किसके पास आ गई, एम्प्लॉयर के पास। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एम्प्लॉय की रिटर्न पहुंची भी नहीं? सर बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी तक हमारी रिटर्न यहां तक ही है। यस सर। देन एम्प्लॉयर क्या करेगा, सारी की सारी रिटर्न्स को, जितनी भी रिटर्न एम्प्लॉयज ने एम्प्लॉयर को भेजी है वो सारी रिटर्न्स को फाइल कर देगा किसके पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। सर किस फॉर्म के अंदर, इन फ्लॉपी, सीडी रोम एक्सेट्रा। सर फ्लॉपी के अंदर, सीडी रोम वगैरह के अंदर यहां पर अपनी रिटर्न सारी की सारी डिपार्टमेंट के पास सबमिट करवा देगा और ये मान लिया जाएगा कि एम्प्लॉय ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अपनी रिटर्न फाइल कर दी। इनकम फाइल टू हिज एम्प्लॉयर, अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के पास रिटर्न फाइल करता है, शैल बी डीम्ड, ये मान लिया जाएगा टू हैव फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। हम ये मान लेंगे कि आपने अपनी रिटर्न 139 सबसेक्शन 1 के तहत एम्प्लॉय ने अपनी रिटर्न एम्प्लॉयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है। इतना पार्ट क्लियर है? यस सर। अभी हमने क्या पढ़ा, 139 1A प्रैक्टिकली वर्कफुल नहीं है। सर वर्कफुल क्यों नहीं है? क्योंकि तुम भी खुद ही सोचो यार, अगर एम्प्लॉय अपनी सारी की सारी डिटेल एम्प्लॉयर को देगा तो क्या एम्प्लॉयर को पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय कितने रुपए कमा रहा है? यस सर। क्या उसके प्रमोशंस के, अप्रेजल्स के इशू रह सकते हैं, यार तेरे को रुपए की क्या जरूरत है, तू तो पहले ही इतना कमा रहा है? यस सर, रह तो सकते हैं। तो क्या प्रैक्टिकली हिंदुस्तान का कल्चर भी ऐसा है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी एग्जैक्ट इनकम का सोर्स बताता ही नहीं। क्लियर है? यस सर। प्रैक्टिकली वर्कफुल नहीं है सेक्शन, बट एक बार के लिए क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट है इस वजह से हमने इसको पढ़ लिया। क्लियर है? यस सर। आगे अपन बात करते हैं सर, उसके बाद सेक्शन 139 सबसेक्शन 1C। सर हाँ जी,
सर हम 1B तो भूल ही गए। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल भूल गए 1B। क्या सर 1B है ही नहीं? नहीं भाई है तो गया सेक्शन। तो सर हम पढ़ क्यों नहीं रहे? 1B एक्चुअल में मैं कभी पढ़ाऊंगा भी नहीं आपको। क्यों? अच्छा रिटर्न कैसे फाइल होती होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर जीएसटी की तो ऑनलाइन होती है। तब यार जीएसटी की ऑनलाइन होती है तो यहाँ पर भी क्या ऑनलाइन होनी चाहिए फाइल रिटर्न? यस सर ऑनलाइन होनी चाहिए। 139 1B आपको ये बात कहता है कि जितनी भी इनकम टैक्स की रिटर्न जाएंगी वो सभी की सभी ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर आपकी रिटर्न जाएगी। ऐसा नहीं है ऑफलाइन रिटर्न के अंदर, आप ऑफलाइन फॉर्म के अंदर आपकी रिटर्न नहीं जाती। आपकी सारी की सारी रिटर्न जो जाती है ऑनलाइन फॉर्म के अंदर ही आपकी रिटर्न जाती है। सिंपली सेज बाय सेक्शन 139 सबसेक्शन 1B। ये वाली बात क्लियर है? यस सर। अब देखते हैं 139 सबसेक्शन 1C क्या कहता है। अच्छा 1B अगर आप देखोगे आपके स्टडी मटेरियल के अंदर भी नहीं दिया हुआ। क्लियर? यस सर। तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं। चलो जी सर अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1C की। हाँ जी सर क्या कह रहा है? स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन टू बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मतलब सर सरकार का अगर मन करेगा, सरकार का अगर, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर मन करेगा कि किन्हीं लोगों को छोड़ना है, किन्हीं स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ पर्सन को या क्लास ऑफ पर्संस को हमने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग से बाहर रखना है, हम कहते हैं भैया तुमको रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है? यस सर। ये अधिकार लॉ मेकर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से सेक्शन से दिया? 139 सबसेक्शन 1C से दिया। इतना पार्ट क्लियर होता है? यस सर इतनी बात तो क्लियर होती है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिया? मैंने कहा नलायक को, स्टेट गवर्नमेंट तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ही नहीं करवाती। वाई सर यार कल भी तो बताया था इनकम टैक्स लगाने की अधिकार, इनकम टैक्स को कलेक्ट करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, केंद्र को दिया है। क्लियर है? तो सर जिसके पास अधिकार होगा पावर भी तो उसी के पास होगी। यस सर बात तो ठीक कह रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन। सर कुछ क्लास या कुछ क्लासेस ऑफ पर्संस को एग्जेम्प्ट कर सकती है बाय नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन इशू करके सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर सकती है। ये वाली बात क्लियर है? यस सर। बट नीचे नोट लिखा हुआ है देखते हैं। अच्छा सर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन जारी करके किसी को मना करना चाहे रिटर्न फाइल करने के लिए, वैसे ही मना कर देगी या नोटिफिकेशन इशू करनी पड़ेगी? यस सर नोटिफिकेशन निश्चित तौर पर इशू करनी पड़ेगी। और वो जो नोटिफिकेशन इशू होगी क्या पार्लियामेंट के दोनों सदनों में या बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के बीच में पेश होगी? सर पार्लियामेंट के दो घर है। हाँ जी दो घर है। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। सर बड़े वाला कौन सा है, लोकसभा या राज्यसभा है? राज्यसभा इज द अपर हाउस। क्लियर है? यस सर। चलिए नोट, नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1C। अगर कोई नोटिफिकेशन इशू होती है कौन से सेक्शन में? 139 सबसेक्शन 1C शैल बी लेड, उसको रखा जाएगा बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के यानी दोनों सदनों में, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा में रखा जाएगा। अब लोकसभा और राज्यसभा में रखने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा में रखने के बाद अगर ये दोनों वहां से ये नोटिफिकेशन दोनों सदनों से पास हो जाती है तभी इस नोटिफिकेशन को हम इशू कर पाएंगे, अदरवाइज ये नोटिफिकेशन वर्कफुल नहीं रहेगी। सिंपली सेज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है नोटिफिकेशन इशू करने का, बट ये नहीं है कि नोटिफिकेशन आपने इशू कर दिया तो आपका काम बन गया। नोटिफिकेशन जो इशू करोगे उसको वर्कफुल होने के लिए, उसको एनफोर्स करवाने के लिए आपको पार्लियामेंट की रजामंदी की जरूरत है। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर यहां तक की बात क्लियर है। तो सर हाल फिलहाल कोई नोटिफिकेशन आई है? हाँ जी बिल्कुल आई है। कहां से आई है? फाइनेंस एक्ट 2019 ने एक नोटिफिकेशन दी है। ओके, नोटिफिकेशन नंबर 55/2019। सर 55/2019 एक नोटिफिकेशन आई है। कब से आई है? फाइनेंस एक्ट 2019 से नोटिफिकेशन आई है। इस नोटिफिकेशन की वजह से सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1C अपने को पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो गया। अच्छा जी देखते हैं सर क्या कह रहा है नोटिफिकेशन में। कोई नॉन रेजिडेंट या कोई फॉरेन कंपनी, कोई नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी को इनकम होती है, कहां से? इनकम फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट इन, इन्वेस्टमेंट कहां से कहां कर रखे? इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप इन IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो कि गुजरात के अंदर है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड जो कि सेटअप है IFSC के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर, अगर कोई फंड
सेटअप है और कोई फॉरेन कंपनी या कोई नॉन रेजिडेंट उस फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है और उस फंड से उसको कोई इनकम अर्न होती है, देन अगर नीचे लिखी गई दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्या क्या लिखा है। एंड टीडीएस इज डिडक्टेड, यानी इन्वेस्टमेंट फंड ने उस अमाउंट के ऊपर, कौन सी अमाउंट के ऊपर, जो इनकम के फॉर्म के अंदर नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को दे रहा है, उस अमाउंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट फंड ने टीडीएस काट लिया है। ओके, यस सर, टीडीएस वाले चैप्टर में पढ़ा है, यस सर। अगला, देयर इज नो अदर इनकम लायबल टू टैक्स। सर नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी की कोई और इनकम है ही नहीं। ओके, यानी सर प्रैक्टिकली देखे नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी की एक ही इनकम है, और वो कौन सी इनकम है, किसी इन्वेस्टमेंट फंड से जो कि एस्टेब्लिश या सेटअप है कहां पर, आईएफएससी के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर, और उस फंड से उसको कोई इनकम अर्न हो रही है जिस इनकम के ऊपर इन्वेस्टमेंट फंड ने टीडीएस काट लिया है। एंड नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी की और कोई भी इनकम नहीं है, तो क्या नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी से हमको टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहिए? नहीं सर। सर क्यों? क्योंकि भाई इसकी बेचारे की इनकम ही एक थी और इस इनकम के ऊपर तो ऑलरेडी हम टैक्स ही काट चुके, क्यों धक्के की इसको परेशान कर रहे हो? क्लियर है? यस सर। तो अभी तक अपने ने क्या पढ़ा? 139(1) ने क्या कह रहा है? एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉय अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। 139(1)(b) क्या कहता है? ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर आपकी रिटर्न जाएगी। 139 सबसेक्शन 1C आपको क्या कहता है? 1C सिंपली आपको कहता है अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को चाहे एग्जेम्प्ट, किस चीज से एग्जेम्प्ट करना, कि रिटर्न फाइलिंग के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट करना चाहे तो क्या कर सकता है? यस सर। क्या एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आ रही है? हाँ, 55/2019। एक बार के लिए इसको देख लो, और जो भी हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम हुआ है, जो भी आप लोगों के व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम हुआ है, प्लीज एक बार उस सारे के सारे व्हाइट बोर्ड के अपने काम को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, और साथ के साथ अपनी रिवीजन करते रहना। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। एक बार ये वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा काम, जितना भी आपका काम हुआ है, पूरा का पूरा काम अपने नोटबुक के अंदर, अपने रजिस्टर के अंदर नोट करते चलना। क्लियर है? चलिए बाकी बातें 10 मिनट के बाद करते हैं। 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं हम लोग। चलिए चलिए फ्रेंड्स, करें शुरू। यस सर। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? 139 सबसेक्शन 1, 139 234F, 139 सबसेक्शन 1A, 1B, 1C। अब अपन अपनी सीरीज को, सेक्शन नंबर 139 सीरीज की सीरीज को आगे बढ़ाकर हम आ रहे हैं सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 3 के ऊपर, दैट इज रिटर्न ऑफ लॉस। ओ माय गॉड सर, हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं रिटर्न ऑफ इनकम का, तो रिटर्न ऑफ लॉस कहां से आ गया? रिटर्न ऑफ लॉस आएगा, ये सेक्शन जो पढ़ रहे हैं हम, ये वाला सेक्शन जो पढ़ रहे हैं, इस वजह से नहीं पढ़ रहे कि यहां पर है। ये वाला सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, हम एक चैप्टर पढ़ते हैं अपना सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। वहां पर आपका एक सेक्शन गिवन है, सेक्शन नंबर 80। अच्छा सर, सेक्शन नंबर 80 गिवन है, और सेक्शन नंबर 80 आपको क्या कहता है? सेक्शन नंबर 80 आपको कहता है 5 तरह के लॉसेस, 5 तरह के लॉसेस तभी कैरी फॉरवर्ड हो सकेंगी अगर आपने आपकी रिटर्न ऑफ लॉस टाइमली फाइल करी हो। आया कुछ समझ? यस सर। यानी सेक्शन नंबर 80 की रिक्वायरमेंट्स की वजह से हम क्या कह रहे हैं? सेक्शन नंबर 80 ने क्या कह दिया? 5 तरह के आपके लॉसेस तभी कैरी फॉरवर्ड हो सकेंगे, 5 तरह के आपके लॉसेस तभी कैरी फॉरवर्ड हो सकेंगे अगर वो लॉसेस जो हुए हैं आपने उन लॉसेस के रिस्पेक्ट में अपनी रिटर्न ऑफ लॉस टाइमली फाइल करी हो। एक बार देखते हैं वो 5 तरह के लॉसेस कौन कौन से हैं। हाँ जी सर, बिजनेस लॉस। ओके सर, बिजनेस लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा जब हमने अपनी लॉस की रिटर्न टाइमली फाइल करी हो। अच्छा, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, 14-15 तरह के स्पेसिफाइड बिजनेस होते थे, उन लॉसेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अच्छा सर, स्पेक्यूलेशन का बिजनेस का लॉस, स्पेक्यूलेशन बिजनेस के लॉस के अंदर अगर मेरे को कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस को अगर मुझको कैरी फॉरवर्ड करना है तो मुझको क्या अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को, रिटर्न ऑफ लॉस को क्या टाइमली फाइल करना पड़ेगा? यस सर, टाइमली फाइल करना पड़ेगा। और लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, अगर आपको कैपिटल गेन हेड के अंदर कोई लॉस हो जाता है, वेदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस, अगर उन लॉसेस को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, सेट ऑफ की बात नहीं कर रहा, ओनली कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहा है, नीचे लिखा भी दिखाऊंगा। अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको क्या
अपनी रिटर्न ऑफ लॉस टाइमली फाइल करनी पड़ेगी। हाँ जी। और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्स। सर अगर आपको ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्स का लॉस अपने को क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो भी क्या मुझको अपने लॉस की रिटर्न क्या टाइमली फाइल करनी पड़ेगी? यस सर। सर यहां पर सैलरी हेड का तो लॉस आता ही नहीं। मैंने कहा हाँ यार लिखना भूल गया शायद मैं। नहीं सर सैलरी हेड से तो लॉस ही नहीं होता। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं होता? क्योंकि सर सैलरी हेड की पहले लेक्चर के अंदर, पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने एक बात पढ़ा हुआ है, सैलरी के अंदर कभी भी लॉस हो ही नहीं सकता। वाई सर? सैलरी इज टैक्सेबल। सैलरी कभी टैक्सेबल हो जाती है जब रिसिप्ट और अक्रू विच एवर इज अर्लियर, या तो आपने कमा ली हो या आपको प्राप्त हो गई हो। जब भी दोनों में से कोई काम हो जाएगा तो क्या आपकी सैलरी टैक्सेबल हो जाती थी? यस सर। हेंस सैलरी हेड में कभी भी आपको नुकसान नहीं हो सकता। सर हाउस प्रॉपर्टी हेड में नुकसान हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। सर कौन से नुकसान हो सकते हैं? मैंने एक घर भाड़े पर दिया था। अच्छा सर भाड़े पर जो घर दिया था वो व्यक्ति भाड़ा खा के भाग गया, मतलब उस बंदे ने मेरे को रेंट ही नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड अनरियलाइज रेंट, जो रेंट रियलाइज ही ना कर पाए। ओके सर। और सर मैंने ना अपना घर बनवाया था या घर खरीदा था तो ना होम लोन ले लिया था। अच्छा तो लोन के इंटरेस्ट की क्या मेरे को वहां पर डिडक्शंस मिलती थी सेक्शन नंबर 24 के अंदर? यस सर मिलती तो थी। तो सर वहां का भी तो लॉस हो सकता है। मैंने कहा यार निश्चित तौर पर हो सकता है, बट यार यहां पर तो वो बात नहीं करी। अभी नीचे लिखेंगे सारी की सारी। यानी सेक्शन नंबर 80 ने केवल 5 लॉसेस को कवर किया। कौन कौन सा? 3 तरह के बिजनेस लॉस, नॉर्मल बिजनेस लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस, और कैपिटल गेन के दोनों तरह के लॉसेस, वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्स। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। इफ असेसी, अगर कोई व्यक्ति वांट्स टू कैरी फॉरवर्ड, ओनली कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ की बात ही नहीं कर रहा। अच्छा अगर असेसी कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है लॉसेस को, ऊपर लिखे गए लॉसेस को अगर वो व्यक्ति कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, देन असेसी शैल फाइल रिटर्न ऑफ लॉस। सर उस व्यक्ति को रिटर्न ऑफ लॉस अपनी फाइल करनी पड़ेगी विद इन टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। यानी सर मुझको अपनी रिटर्न ऑफ लॉस भी टाइमली फाइल करनी पड़ेगी। यस सर। सर क्यों? क्योंकि मुझको सेक्शन नंबर 80 की रिक्वायरमेंट आई है। क्या? अगर आपको 5 तरह के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तब आपको 139(1) के अंदर जो भी टाइम लिमिट है, वेदर 30 नवंबर हो, 30 सितंबर हो, 31 जुलाई हो, जो भी टाइम पीरियड होगा, आपको अपने रिटर्न ऑफ लॉस को क्या करना पड़ेगा, क्या फाइल करना पड़ेगा? यस सर। निश्चित तौर पर हमको अपने रिटर्न ऑफ लॉस को क्या करना पड़ेगा? फाइल करना पड़ेगा। अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं, सपोज करते हैं हमने कहा क्या कि सर मेरे को ना इस साल मेरे को एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ और एक बिजनेस के अंदर लॉस हुआ, ऐसा हो सकता है? हाँ सर। सर क्या इस साल मैं उन दोनों को सेट ऑफ कर सकता हूं? हाँ। बट सर इस साल ना मैंने अपनी टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करी। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये तो केवल और केवल कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। यानी करंट ईयर की रिटर्न अगर मैं लेट फाइल भी करूं तो भी काम चल जाएगा। यस सर, निश्चित तौर पर काम चल जाएगा। क्लियर है? यस सर, इतना पार्ट क्लियर है। हाँ जी, आगे देखते हैं। नोट देखते हैं क्या लिख रहा है भाई। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओ माय गॉड, यानी सर आ गया यहां पर। हाँ जी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है? अपने ने पढ़ा हुआ है कहां पर? सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 2। सर ये कहां पर पढ़ा था? पीजीबीपी के अंदर पढ़ा था। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। अगर मेरे प्रॉफिट्स इतने नहीं हैं कि मैं करंट ईयर का पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाऊं, तो जो पेंडिंग डेप्रिसिएशन या बैलेंस डेप्रिसिएशन हो जाता है उसको अपन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। या दूसरे शब्दों में एक बात कहूं छोटी सी, डेप्रिसिएशन की वजह से किसी भी बिजनेस के अंदर कभी भी लॉस आ ही नहीं सकता। क्लियर है सर? क्यों? क्योंकि जितना मेरा प्रॉफिट होगा बिफोर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, मैक्सिमम डेप्रिसिएशन में उतना ही क्लेम करूंगा। सर अगर बैलेंस बच जाए तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, उसको अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। और सेट ऑफ के अंदर तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अनंत काल तक अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यस सर। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड या फिर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है इवन इफ लॉस रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम। सर चाहे लॉस रिटर्न को टाइमली फाइल किया हो या लॉस रिटर्न को टाइमली फाइल ना भी किया हो,
तो भी क्या अपन हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? यस सर, निश्चित तौर पर अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पहली बात। अगला नोट दिया हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट नोट है, देखते हैं क्या कह रहा है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। अच्छा, अनएब्जॉर्ब, बल्कि लेटेस्ट रूलिंग आई है, जजमेंट आई है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ नो रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। मतलब सर करंट ईयर का मेरा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, हाँ जी सर, इस साल की मैंने रिटर्न फाइल करना भूल गया या रह गई मुझसे रिटर्न फाइल करनी, तो भी क्या मैं उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? यस सर, मैं उस लॉस को, उस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, चाहे मैंने अपनी रिटर्न फाइल ना भी करी हो। सर हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर क्या आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है? यस सर, अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे टाइमली फाइल करो चाहे टाइमली फाइल ना करो। क्लियर है? यस सर, चाहे टाइमली फाइल करो या बिलेटेडली फाइल करो, देखते हैं क्या होता है। क्लियर? तो अभी वीडियो को पॉज करके जितना भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम लिखा हुआ है सारा का सारा एक बार प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? यस सर। चलिए बाकी बातें थोड़ी देर के बाद करते हैं, 5 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, फटाफट से व्हाइट बोर्ड के ऊपर जितना भी काम लिखा हुआ है प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स करें स्टार्ट। यस सर, तो आज अब हम अपना 139 सबसेक्शन 4, 139 सबसेक्शन 3 अपन पढ़ चुके थे। यस सर, 139 सबसेक्शन 3 के बाद पढ़ने के बाद हम अपना पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 4। 139 सबसेक्शन 4 अपने को क्या कह रहा है? बिलेटेड रिटर्न। अच्छा सर, बिलेटेड रिटर्न के अंदर क्या कह रहा है? सर बिलेटेड रिटर्न का मतलब कि लेट रिटर्न फाइल कर देना। जैसे किसी पर्सन का बर्थडे गया, आज मान के चलते हैं आज 27 तारीख है, 26 तारीख है, 26-27 तारीख के आसपास, या मैं मेरी बात करता हूँ, सर मेरा बर्थडे आता है 22 सितंबर को, 22 सितंबर को मेरा बर्थडे आता है, और एक व्यक्ति आता है, सौरभ सर हैप्पी बर्थडे, 23 तारीख को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 24 तक बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। वो व्यक्ति 22 सितंबर 2020 को मेरा बर्थडे है, अच्छा जी, वो व्यक्ति 21 सितंबर 2021 को आता है और कहता है सौरभ सर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा अच्छा पागल आदमी यार, बिलेटेड का भी, बिलेटेड नो डाउट आप लेट हो चुके हैं, बट लेट होने की भी तो एक समय सीमा होती है, ऐसा थोड़ा ना है कभी भी आप मुंह उठा के आ जाओ। यस सर, बात तो आपकी ठीक है भाई, लेट होना है तो एक निश्चित अंतराल पर लेट होना, ऐसा थोड़ा ना कभी भी आप आ जाओ। तो 139 सबसेक्शन 4 बिलेटेड रिटर्न के बारे में बात करता है। आप अपनी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर पाए थे, 139 सबसेक्शन 1 के तहत आप अपनी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर पाए थे, तो सर क्या आपको एक ऑप्शन मिलना चाहिए लेट रिटर्न फाइल करने का? यस सर, आपको ऑप्शन मिलना चाहिए, वो ऑप्शन दिया है सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 4 ने। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। If assessee is not furnished return within time allowed under section 139 subsection 1, सर assessee अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, कौन सी? 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो टाइम अलाउड था, कौन सा? 30 नवंबर, 30 सितंबर, 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, तो इसके बाद अगर अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो क्या वो बिलेटेड रिटर्न हो जाएगी? यस सर, बट लेट की भी, जैसे मैंने अभी बताया, लेट की भी अपनी एक समय होता है, हमें समय सीमा होती है कि भैया लेट भी एक टाइम तक ही लेट होता है, ऐसा नहीं है कभी भी आप मुंह उठा के आ जाओ। क्लियर है? यस सर। इफ assessee is not furnished return of income return within time allowed under section 139 subsection 1 may furnish रिटर्न फॉर एनी प्रीवियस ईयर, वो अपनी प्रीवियस ईयर के अंदर अपनी रिटर्न फर्निश कर सकता है। अच्छा, कब तक? बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म होने से पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दो। हमने कहा ठीक है सर, यानी बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म होने से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दो, या फिर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का यहां पर एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिख लो सेक्शन नंबर 144, दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सर ये है क्या? हल्का सा बता देता हूं, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सेक्शन नंबर 144 है क्या? जब हम अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते तो सर डिपार्टमेंट को मेरी असेसमेंट, सरकार क्या चाहती है कि मेरी रिटर्न फाइल हो, हाँ रिटर्न फाइल होने के बाद बैकएंड पर कहीं ना कहीं मेरा डेटा स्टोर होता होगा। यस सर, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका बैकएंड के ऊपर कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होता होगा। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं
क्या गवर्नमेंट के पास मेरा डेटा गया? यस सर। सरकार क्या चाहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चाहता है, जो भी मैंने अपनी रिटर्न फाइल करी है वो सही से फाइल करी है या सही से फाइल नहीं करी, क्या ये चेकिंग करेगा वो? यस सर। 100% रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है। अच्छा सर, मैंने अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं करी, तो जब रिटर्न फाइल ही नहीं करी तो चेकिंग होने की तो बात ही खत्म हो गई। जैसे आपने टेस्ट ही नहीं दिया तो चेक क्या करूंगा? आया। यस सर। तो क्या सर अगर कोई बंदे ने अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं करी तो भी क्या वो उसकी असेसमेंट हो सकती है? हाँ असेसमेंट हो सकती है। सेक्शन नंबर 144 के तहत बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सर इसके अंदर होता क्या है, असेसिंग ऑफिसर को जैसा ठीक लगता है, असेसिंग ऑफिसर को जैसा ठीक लगता है वो अपने स्वविवेक से, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से वो क्या कर सकता है, असेसी की असेसमेंट कर सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अपनी जजमेंट पूरे बेस्ट तरीके से लगाकर। क्लियर है? यस सर। सर मतलब इसके अंदर तो इसको बहुत ज़्यादा वाइड पावर मिल गई, हाँ, बट सर कुछ भी कर देगा असेसमेंट? मैंने कहा कुछ भी नहीं, अपनी जजमेंट डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में उठा के तीर मार देगा, एक प्रॉपर सलीके से उसको एडजस्ट असेसमेंट कर सकता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? हमारे सिलेबस के अंदर सेक्शन नंबर 144 नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बट इसका लिंक आएगा सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 4 के अंदर, इस वजह से आपको हल्का सा बता दिया। चलो, इफ असेसी इज नॉट फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम टाइम अलाउड विद इन टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 मे फर्निश रिटर्न फॉर एनी प्रीवियस ईयर, वो व्यक्ति कभी भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है, बट बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। क्लियर? और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, सर असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले, और विच एवर इज अर्लियर, यानी अगर सर मेरी असेसमेंट अभी हुई नहीं देन मैं कब तक रिटर्न फाइल कर सकता हूं? बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। एक एग्जांपल के साथ हो जाए सर? हाँ जी बिल्कुल, एग्जांपल आपके लिए लिखा हुआ है। सपोज करते हैं मेरा प्रीवियस ईयर है 2019-20, 19-20 मेरा प्रीवियस ईयर है। यस सर। तो मेरा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा बनेगा? मैं कहूं 20-21 बन जाएगा। यस सर। इतनी बात तो शायद आप लोगों को क्लियर है। यस सर। बेसिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हाँ जी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, सब कुछ बेसिक्स के अंदर आप लोगों ने डिटेल में सारी की सारी चीजें पढ़ी हुई है। अच्छा सर, प्रीवियस ईयर मेरा है 2019-20 का और मेरा असेसमेंट ईयर जो है 2020-21 का। यहां तक की बात क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर यहां तक की बात क्लियर है। देन मैंने अपनी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है, तो सर मैं क्या बिलेटेडली अपनी रिटर्न फाइल कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। कब तक? लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। एक बार ये वाला पॉइंट छोड़ दो, सबसेक्शन 5 अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अच्छा जी, इस 31 मार्च 2021। सर 31 मार्च 2021 एंड कब होगा मेरा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर? रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा है? 20-21। 20-21 का एंड कब होएगा? 31 मार्च 2021 को। यस सर। हाँ जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यस सर। देन लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31 मार्च 2021 या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवरेज अर्लियर, जो भी जल्दी हो जाएगा वो। क्लियर? अच्छा सर, ये वाली बात क्लियर है। बिलेटेड रिटर्न की बात क्लियर है? हाँ जी। इसके बाद अपने ने बात करी सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 5 की। 139 सबसेक्शन 5 अपने को क्या कहता है? रिवाइज रिटर्न। सर मैंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, चाहे फाइल करी टाइमली यानी 139 सबसेक्शन 1 में, चाहे फाइल करी बिलेटेडली यानी 139 सबसेक्शन 4 के अंदर। सर मैंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी और रिटर्न फाइल करने के बाद मुझको पता चला, क्या पता चला? कि मेरी रिटर्न के अंदर मैं कुछ दिखाना भूल गया। अच्छा, या फिर मैंने अपनी रिटर्न के अंदर कुछ एक रॉन्ग स्टेटमेंट डाल दी। रॉन्ग स्टेटमेंट का मतलब कुछ गलत चीज दिखा दी। तो क्या मेरे पास एक अधिकार होना चाहिए कि मैं अपनी रिटर्न को रिवाइज कर पाऊं? यस सर। एग्जांपल के लिए यार मेरी इनकम तो थी 1 लाख रुपए की, बट जीरो काउंट करते करते मैं जल्दी से कीबोर्ड पर 6 जीरो दबा गया। हो सकता है ऐसा? यस सर। और अपनी रिटर्न फाइल कर दी। क्या ऐसा हो सकता है? यस सर। क्या मेरे को अपनी रिटर्न रिवाइज करने का अधिकार मिलना चाहिए? यस सर। इफ एनी पर्सन, अगर एक पर्सन फर्निश करता है अपनी रिटर्न को, अच्छा रिवाइज तो तभी हो सकेगा ना जब रिटर्न फर्निश हो रही होगी। अगर रिटर्न भरी ही नहीं गई तो रिवीजन की तो बात ही नहीं आएगी। क्लियर है? यस सर। इफ एनी पर्सन फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और 139 सबसेक्शन 4, यानी कंपल्सरी फाइलिंग वाली बात कर रहा है या फिर बिलेटेड रिटर्न वाली बात कर रहा है। अगर एक व्यक्ति ने अपनी रिटर्न भरी है एंड और उसको डिस्कवर होता है, उसको मालूम चलता है कोई ओमिशन, कोई चीज भूल गया,
या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट उसने अपनी रिटर्न के अंदर शामिल कर ली, देन ही मे फर्निश रिवाइज रिटर्न। सर वो अपनी रिवाइज रिटर्न कर सकता है? हाँ कर सकता है। सर कब तक? 139(4) की टाइम लिमिट क्या थी? बिफोर एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यस सर, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्या सर दोनों की टाइम लिमिट बिल्कुल सेम है? यस सर, दोनों की टाइम लिमिट बिल्कुल सेम है। बड़े इजी से सेक्शन है। 139 सबसेक्शन 4 अपने को क्या कह रहा है? बिलेटेड रिटर्न के बारे में। 139 सबसेक्शन 5 अपने को क्या कह रहा है? रिवाइज रिटर्न के बारे में। बिलेटेड रिटर्न की कहानी समझ ली। कब तक अपन फाइल कर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न? एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, और सेम टाइम लिमिट अपने को मिलेगी रिवाइज रिटर्न के। क्लियर है? रिवाइज रिटर्न के अंदर क्लियर है? यस सर। मुद्दा आया सर अभी तक अपने ने क्या पढ़ लिया? अभी तक हम पढ़ के आए 139 सबसेक्शन 1। 139 सबसेक्शन 1 क्या कहता था? कंपल्सरी फाइलिंग किस किस को करना होता है वो अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, रिवीजन अपन कर चुके हैं। अगली चीज फिर अपने ने पढ़ा 139 सबसेक्शन 1A, एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर के पास रिटर्न फाइल करता है और एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट के पास रिटर्न फाइल करता है। हाँ सर बिल्कुल। फिर अपने ने पढ़ा 139 सबसेक्शन 1B, हालांकि मैंने नोट नहीं करवाया बट अपन पढ़ चुके क्या कि जो भी आपकी रिटर्न जाएगी ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर रिटर्न जाएगी। बड़ी अच्छी बात है। फिर अपने ने पढ़ा 139 सबसेक्शन 1C, वो आपको क्या कहता है? वो सर हमको सिंपल सी बात कहता है कि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अधिकार है, क्या पावर है कि नोटिफिकेशन इशू कर सकती है किसी क्लास या क्लासेस ऑफ पर्संस को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से बाहर कर सकती है। क्या ऐसा पावर है? यस सर। क्या इस पावर का यूज भी क्या है? हाँ सर, 55/2019 नई नोटिफिकेशन आई है, उसके अंदर सरकार ने पावर का यूज किया है और उसमें क्या लिख दिया? नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी जिनकी इनकम आती है किसी इन्वेस्टमेंट फंड से जो कि सेटअप है कहां पर? IFSC के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर। अगर कोई फंड सेटअप है और उस फंड से किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को इनकम मिल रही है एंड कुछ कंडीशन, 2 कंडीशन प्रिस्क्राइबली, कौन सी? TDS कर चुका, उस इनकम के ऊपर TDS काट चुका इन्वेस्टमेंट फंड, एंड उस फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट की कोई और इनकम नहीं है तो उसको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना पार्ट क्लियर है? हाँ जी, इतना पार्ट सर अपने को निश्चित तौर पर क्लियर है। फिर हम आ गए थे अपना 139 सबसेक्शन 3 के ऊपर। 139 सबसेक्शन 3 अपने को क्या कह रहा था? रिटर्न ऑफ लॉस की रिटर्न बात कर रहा था। सर 139(3) हम क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि सेक्शन नंबर 80 के अंदर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सेक्शन नंबर 80, और सेक्शन नंबर 80 क्या कहता है? 5 तरह के लॉसेस को आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपने अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर रखी हो। हमने कहा बिल्कुल अच्छी बात है सर, हाँ ये वाली बात तो हमने पढ़ी हुई है निश्चित तौर पर। वो 5 तरह के लॉसेस कौन कौन से थे? 3 तरह के बिजनेस लॉस, नॉर्मल बिजनेस का लॉस, स्पेक्यूलेशन का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, कैपिटल गेन हेड का लॉस, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स वाला लॉस। अगर ये 5 तरह के लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो क्या आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? यस सर, टाइमली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यस सर, क्लियर है? यस सर। फिर थोड़े से एडिशनल नोट देखे थे, कौन कौन से? सर सैलरी हेड में लॉस नहीं आ सकता, इतनी बात कर चुके थे। हाँ, 2 तरह के लॉसेस के बारे में और बात करी थी, कौन कौन से लॉस? हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का लॉस। सर अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस आ जाए तो आप अपनी रिटर्न लेट भी फाइल करोगे तो भी क्या उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? यस सर, उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का लॉस आप तब भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो चाहे आपने रिटर्न अपनी फाइल ना भी की हो, तो भी आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर, निश्चित तौर पर हमको यहां तक की बात क्लियर है। चलो जी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? 139 सबसेक्शन 4। 139 सबसेक्शन 4 अपने को क्या कह रहा था? बिलेटेड रिटर्न के बारे में बात कर रहा था। बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट है कब तक? एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। फिर हमने बात करी थी 139 सबसेक्शन 5 की। 139 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? अगर आपने रिटर्न फाइल कर रखी है, चाहे टाइमली फाइल करी हो चाहे बिलेटेडली फाइल करी हो, चाहे टाइमली फाइल करी हो चाहे बिलेटेडली फाइल करी हो, और आपको लगता है कि मेरी रिटर्न के अंदर कुछ कमी पेशी या कुछ गलती रह गई है, तो उस गलती का क्या सुधारा किया जा सकता है? यस सर, सुधार किया जा सकता है। कब तक? बिफोर एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? हाँ जी सर, यहां तक की बात कर ली है। अब देखते हैं हमने कितने सेक्शंस अभी तक पढ़ चुके हैं। 139 सबसेक्शन 1, यस सर। उसके बाद हमने पढ़ा 234F, यस सर। उसके बाद हमने पढ़ा 139 सबसेक्शन 1 ने, यस सर। उसके बाद पढ़ा 139 सबसेक्शन 1B, यस सर। उसके बाद 139 सबसेक्शन 1C, हाँ सर। 139 सबसेक्शन 3
यस सर। फिर हल्का सा जिक्र करा था सेक्शन नंबर 80 का, छोड़ देते उसको इधर के लिए, वहां पर देखेंगे। फिर अपने ने बात करा 139 सबसेक्शन 4 की बात, हाँ सर। फिर अपने ने बात करी 139 सबसेक्शन 5 की बात। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। सर जो हम रिवीजन या जो हम क्लास के अंदर ये वाला काम कर रहे हैं, क्या ये इनफ है? क्या ये करने के बाद हम स्कोर कर सकते हैं अच्छे नंबर? नहीं जी, आप बिल्कुल अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर सकते। आपको अपने लेवल के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके पास जो भी डायरेक्ट टेक्स्ट की बुक हो, सर कोई भी डायरेक्ट टेक्स्ट की बुक हो, अगर कोई बुक नहीं है तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर से रिटर्न ऑफ इनकम आपका चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर जितने भी सेक्शंस हम लोग कर चुके हैं या जो भी आपके पास बुक है, उस बुक के अंदर से जो अपन सेक्शन पढ़ चुके हैं, उन सेक्शंस की प्रोविजंस यहां पर डील कर लिया, उन सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी आपको अपने पार्ट के ऊपर करनी है। आपको देखना है कि कौन कौन से सेक्शन में, अगर आपको किसी सेक्शन में या किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो डायरेक्टली आप मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर आपकी क्वेरी का मिल जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, दीज लेक्चर आर नॉट सफिशिएंट। जब तक घर पर आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये लेक्चर कुछ भी काम के नहीं है। आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी बुक नहीं है, कोई इशू नहीं है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से भी आप अपना काम चला सकते हो। उसके अंदर भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो प्लीज जो अपने लेक्चर्स गए हैं, जितने भी 2 लेक्चर्स के अंदर, आज सेकंड लेक्चर था, जितने भी 2 लेक्चर्स के अंदर हम काम करके आए हैं, उन लेक्चर्स के जितने भी क्वेश्चन 139 सबसेक्शन 1 से लेकर 139 सबसेक्शन 5 तक की कहानी के अंदर जितने भी आपको क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर, किसी भी बुक के अंदर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, प्लीज उस क्वेश्चंस को निश्चित तौर पर करते रहिए और साइड बाय साइड अपनी रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी रिवीजन करते रहिए। क्योंकि डायरेक्ट टेक्स्ट का जो हमारा सिलेबस है, बड़ा वाइड सिलेबस है, इसको धीरे धीरे करके अपने को पूरा करना पड़ेगा। ये वाली बात क्लियर है? यस सर। चलिए आप अपना नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कल मिलते हैं, बाकी बातें अपन कल करेंगे, ठीक है? ओके, गुड बाय।